जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से पहले हम लोग सबसे पहले जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का बैंक है, उसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, जो हमारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इससे चलिए देखते हैं फिर हम लोग बैंकों का। हमारा जो आज का टॉपिक है क्या है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक कैसा है? ये देश का केंद्रीय बैंक है। देश का केंद्रीय बैंक जो मतलब क्या है? केंद्र सरकार का जो बैंक है वो कौन सा है? आरबीआई है। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। कब से? 1937 से। बात करते हैं आगे कि ये 1937 का क्या माजरा है, इसको हम बाद में देखते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। इसकी जो गठन की जो नीति रही है उसके बारे में देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर की अनुशंसा पर 1926 में यंग हिल्टन समिति पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, भविष्य में भी पूछी जाएगी। यंग हिल्टन समिति की सिफारिश से कहा गया कि भारतीयों का एक बैंक होना चाहिए, भारतीय सरकार का एक बैंक होना चाहिए। ठीक है। उन्होंने यंग हिल्टन समिति जो बनी उसने सिफारिश की या उसकी अनुशंसा पर 1926 में ये बात कही गई। ठीक है। फिर भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम आया है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो अधिनियम आया है वो कब आया? वो आया 1934 में। 1934 में एक्ट आ गया। एक्ट कब आया? 1934 में। ठीक है। जो इसके बाद 1934 में एक्ट आया। फिर क्या हुआ? 1 अप्रैल 1935 को 34 में एक्ट आया। बात कब चली? बात चली 1926 में। 1926 में यंग हिल्टन समिति ने सिफारिश की, ठीक है, कि भारतीयों का या भारतीय सरकार का एक बैंक होना चाहिए। उसके हिसाब से फिर 1934 में एक्ट आया और 1 अप्रैल 1935 को, कब? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। मतलब आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो उसका मुख्यालय कहाँ था? उसका मुख्यालय कलकत्ता में था। पूछा जा चुका है कि आरबीआई की स्थापना के समय उसका मुख्यालय कहाँ था। ठीक है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें कलकत्ता भी और मुंबई दोनों होंगे। तो हम लोग क्या लगाएंगे? स्थापना के समय कहाँ मुख्यालय था? कलकत्ता में। ठीक है। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया। क्या मतलब? आरबीआई को सरकार ने अपने अधीन कर लिया या उसको अपना सरकारी जो बैंक है वो बना लिया। ठीक है। इसके बाद जो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई, मुख्यालय कलकत्ता में। फिर इसके बाद 2 साल बाद इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया? मुंबई में। तब से आज तक कहाँ इसका मुख्यालय? 1937 से मुंबई में मुख्यालय है। फिर 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, सरकार की बैंक बन गई। ठीक है। इसके बाद जो पहले आरबीआई के गवर्नर रहे वो कौन रहे? पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? ओस्वान स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर है। इसके बाद ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन है। ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर आरबीआई के कौन है? सीडी देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर हैं। ठीक है। अब आरबीआई करता क्या है हम बात कर लेते हैं। इससे पहले वर्तमान गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास कौन है? ये आईएएस हैं, आईएएस हैं जो रिटायर हो चुके हैं। ये शक्तिकांत दास जो हमारे वर्तमान गवर्नर हैं, इन्होंने कब से
अपना पद धारण किया है? 11 सितंबर 2018 से अब तक हमारे भारत के वर्तमान गवर्नर हैं, मतलब भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, आरबीआई का कार्य क्या है? आरबीआई का कार्य है नोटों का निर्गमन करना। नोटों का निर्गमन का क्या मतलब है? नोटों को छापना, उसका आदान प्रदान करना, मतलब अब आरबीआई जो बैंक, अदर बैंक हैं, उनको पैसा देती भी है और उनसे पैसा लेती भी है। ठीक है, ये सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। मतलब क्या है? सरकार की बैंक क्या है? सरकार की बैंक आरबीआई है। आरबीआई में अगर हम लोग चाहें, आम नागरिक खाता नहीं खोल सकता, या आरबीआई से हम लोग लेन देन नहीं कर सकते। हम लोग किससे लेन करेंगे? अलग जो बैंक है, अन्य बैंक हैं, उनसे हम लोग लेन देन करेंगे। आरबीआई किससे बैंक? आरबीआई बैंक से बैंक का लेन देन करती है। मतलब एसबीआई चाहे तो आरबीआई से कर ले, पंजाब नेशनल चाहे तो वो कर सकती है, इलाहाबाद चाहे वो कर सकती है। हम जाके डायरेक्ट आरबीआई से या ना ही लेन देन कर सकते हैं, ना ही उसमें हम खाता खुला सकते हैं। मतलब क्या है कि बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक रहता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पेट में आने की संभावना है, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से याद कर लेंगे। कब से कब है? 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का लेखा वर्ष है। ये इस बार पेट में आने की संभावना है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अन्य बैंकों का क्या रहता है लेखा वर्ष? अन्य बैंकों का रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, ये तो हुई हमारी बैंकों की बारे में पूर्ण विवरण। अब हम लोग एसबीआई का देख लेते हैं। इसके बाद जो अदर बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक कैसे बना है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की आधारशिला जब रखी गई है तो वो किससे रखी गई? वो प्रेसिडेंसी बैंकों के द्वारा रखी गई। ठीक है, प्रेसिडेंसी बैंकों के द्वारा रखी गई। भारत का पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, सबसे पहले बंगाल हमारी जो राजधानी थी आज़ादी से पहले वो बंगाल ही थी। ठीक है, बंगाल की तरफ ही सब कुछ हुआ था। बंगाल की तरफ हमारा आरबीआई का मुख्यालय, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उसका मुख्यालय सब कहाँ रहा? सब बंगाल और कलकत्ता के आसपास ही रहा। तो सबसे पहले प्रेसिडेंसी बैंक भी कहाँ खुली होगी? बैंक ऑफ बंगाल में। कब खुली? 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल खुली। ठीक है, इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी खुली। ठीक है, इसके बाद 3 साल बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास खुली। ठीक है, ये तीनों प्रेसिडेंसी पूरे भारत के बैंकों के रूप में कार्य करने लगी। ठीक है, प्रेसिडेंसी खुली। इसके बाद देखा गया कि ये जो मुख्य रूप से 3 प्रेसिडेंसी काम करने लगी, इन तीनों को कब? 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब? 1921 में। पूछा जा चुका है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई है। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कब की गई? 1921 में। 1921 में प्रेसिडेंसियों को मिलाकर, तीनों प्रेसिडेंसियों, किस किस को? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। बंगाल कब खुली? 1806 में, 1840 में बॉम्बे और 1843 में मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ 1 जनवरी 1955। 1 जनवरी 1955 को, कब? 1 जनवरी 1955 को इस बैंक का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने के बाद क्या कर दिया गया? इसको एक दूसरा नाम दिया गया जो आज भी चल रहा है, भारतीय स्टेट बैंक।
SBI बना दिया गया। इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक की आधारशिला प्रेसिडेंसी बैंकों के द्वारा रखी गई। 1806 में जो सबसे पहले बंगाल में ही प्रेसिडेंसी खोली गई, उसका नाम क्या बना, उसका नाम बैंक ऑफ बंगाल बना। इसके बाद 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से खुली। इसके बाद 1843 में बैंक ऑफ मद्रास के नाम से खुली। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को भारत का पूरा बैंकिंग काम दिया गया। इसके बाद क्या हुआ कि इसको ज़रूरतों के हिसाब से 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके बाद 1 जनवरी 1955 को सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके इसको भारतीय स्टेट बैंक बना दिया, जो आज भी, अब हम क्या कह सकते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई। ठीक है, ये पूछा जा चुका है, इसलिए ये तो हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पोस्टमार्टम। अब हम लोग बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अब हम लोग देख लेते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीयकरण क्या होता है, राष्ट्रीयकरण की क्या डेफिनेशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीयकरण क्या होता है? इसके तहत सरकार ने जितने भी प्राइवेट बैंक थे, जो भी प्राइवेट बैंक थे, उनको क्या किया? प्राइवेट बैंकों की अधिकांश हिस्सेदारी खरीद ली। मतलब उनके जो प्राइवेट बैंक थे, पहले प्राइवेट बैंक जो भी बैंक थे, उनको अधिकांश हिस्सेदारी, उनका शेयर जो है वो सरकार ने खरीद लिया, जिससे वे बैंक सरकारी बैंक बन गए। जिससे क्या हो गए? सरकार ने खरीद लिया तो सरकारी बैंक बन गए। इससे क्या हुआ? उसका बैंकों का नियंत्रण और स्वामित्व, मतलब बैंकों का नियंत्रण और बैंकों का स्वामी कौन बन गया? खुद सरकार बन गई। ये होता है राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण में क्या हुआ? जितने भी प्राइवेट बैंक थे, जो भी सरकार को लगे कि इन प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण या अपने अधीन इनकी हिस्सेदारी, इनके शेयर को खरीद लिया जाए और इनको अपने नियंत्रण या स्वामित्व में कर लिया जाए, ये हो गया राष्ट्रीयकरण। सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कब हुआ? हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि सबसे पहले हमारा रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर इसके बाद SBI का हुआ। अब बैंकों का एक बड़े लेवल पे प्रथम चरण के हिसाब से कब राष्ट्रीयकरण हुआ? 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसमें कौन कौन सी बैंक थी उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक और हमारा यूनियन बैंक, इसके बाद यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये जो 14 बैंक थी, इनका राष्ट्रीयकरण हो गया। इन बैंक, ये पहले बैंक अपने निजी स्वामित्व के हिसाब से थी, प्राइवेट थी। इन बैंकों का क्या किया? इन बैंकों को 19 जुलाई 1969 को, 19 जुलाई 1969 को याद रहेंगे, डेट आप भूल भी जाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1969 को सबसे बड़े लेवल पे जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जो 14 बैंक हमारे पास हैं वो हम लोग इनको याद करने की ज़रूरत नहीं। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है। राष्ट्रीयकरण का ये मतलब है कि प्राइवेट बैंकों को सरकार अपने अधीन कर लिया या उनके शेयर खरीद लिए, उनकी हिस्सेदारी को खरीद लिया सरकार ने और उनका नियंत्रण व स्वामित्व खुद कर लिया। ये तो हो गया राष्ट्रीयकरण बैंक। सबसे पहले हमारा रिजर्व बैंक का हुआ था, कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद SBI का कब राष्ट्रीयकरण हुआ? इसके बाद 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके बाद दूसरी चरण में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो हम लोग देख लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। अब हम लोग दूसरे चरण के बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा चरण कब हुआ? दूसरा चरण हुआ हमारा 15 अप्रैल 1980 को। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हम लोग देख चुके थे, कैसे क्या राष्ट्रीयकरण होता है। राष्ट्रीयकरण में क्या होता है? प्राइवेट बैंकों की जो शेयर या हिस्सेदारी को सरकार खरीद लेती है और उनका स्वामित्व और नियंत्रण अपने अधीन कर लेती है, ये राष्ट्रीयकरण होता है। दूसरे चरण, पहला चरण कब हुआ था? पहला चरण हमारा 19 जुलाई
1979 माफ़ करिएगा 1969 को हुआ था, तब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद दूसरा चरण जब हुआ वो 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। वाणिज्य बैंक कौन होती हैं? वाणिज्य बैंक वो होती हैं जिनमें 200 करोड़ से अधिक जमा राशि या धनराशि जमा हो। वाणिज्य बैंक वो होती हैं जिसमें 200 करोड़ से अधिक पैसा जमा हो, उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये 6 बैंक कौन कौन सी थी? पंजाब एंड सिंध बैंक, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, कारपोरेट बैंक, आंध्र बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये 6 बैंक जो थी इनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 15 अप्रैल 1980 को। ये 6 वाणिज्य बैंक थी। वाणिज्य बैंक कौन होती हैं? जिनमें 200 करोड़ से अधिक पैसा या धनराशि जमा होती है। ठीक है, ये 6 बैंक थी। इसके बाद हाल ही में विजया बैंक और देना बैंक का विलय किस में कर दिया गया है? दोनों बैंकों का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। इन दोनों का विलय किस में कर दिया गया? ये गवर्नमेंट बैंक हैं, ये राष्ट्रीयकरण बैंक हैं, दोनों विजया बैंक और देना बैंक। इन दोनों बैंकों का विलय किस में कर दिया गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में। ये तो हुआ बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अब हम लोग देखते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या थे, इसके कारण क्या थी, इसकी समस्या क्या थी, जिनको हम आगे देख लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के क्या कारण रहे, क्या उद्देश्य रहे और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद क्या समस्याएं आई, उनको हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैंकों के राष्ट्रीयकरण के क्या कारण बने। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सबसे पहले कारण क्या हुआ? आज़ादी के बाद 1950 और 1960 के दशक में क्या हुआ कि कृषि व छोटे उद्योगों पर बैंकों का ध्यान नहीं जा रहा था। ये लोग क्या कर रहे थे कि प्राइवेट बैंक थे, प्राइवेट बैंक केवल बड़े उद्योगों पर ही लोन देते थे। बड़े उद्योगों को इसलिए लोन देते थे कि वो लोग कर्जा हमारा चुका सकते हैं। छोटे उद्योग जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको हम लोन ना दें, पता नहीं वो हमारा जो ऋण है वो भुगतान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए केवल वो बड़े उद्योगों पर ही काम कर रहे थे। देखते हैं। और 1960 के दशक में क्या हुआ? 1960 के दशक में कुल ऋण का 60% से अधिक, समझ रहे हैं आप, कि 100 में 60 रुपए से अधिक बड़े उद्योगों पर ही ऋण दे रही थी। और आज़ादी के बाद बैंकों की शाखाएं तो बढ़ रही थी पर ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बढ़ रही थी। हो क्या रहा था कि आज़ादी के बाद बैंकों की शाखाएं बढ़ रही थी, वो केवल नगरीय क्षेत्र में बढ़ रही थी, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई ध्यान नहीं था। ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण बने। इसके बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य क्या हुए? उद्देश्य ये हुए कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऋण का संतुलित वितरण हो। ये अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, गरीबी, बेरोजगारी, इन सब पर संतुलित ऋण दे, मतलब कि सभी को समान ऋण दिया जाए, सभी को समान वो देखा जाए और सभी के समान उत्थान के लिए समान ऋण दिया जाए। ये उद्देश्य रहे। इसके बाद आर्थिक उद्देश्यों के साथ सामाजिक उद्देश्यों जैसे गरीबी, शिक्षा, पेंशन की भी पूर्ति की जाए। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों एवं समाज के अंतिम व्यक्ति तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना। इसका राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य ये भी था कि ग्रामीण क्षेत्रों का तो विकास करना ही था, पर समाज के जो अंतिम व्यक्ति, मतलब समाज का जो बहुत गरीब, निचला जो भी व्यक्ति समझे हैं, उस व्यक्ति तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने का उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के हो जाने के बाद समस्याएं क्या आई, उनको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीयकरण के होने के बाद समस्याएं आई कि बैंकों एवं कर्मचारियों की कार्य क्षमता में गिरावट आई। पहले क्या था कि बैंक प्राइवेट थे, वो अपनी प्रतिस्पर्धा के कारण अब बैंक ज़्यादा काम करते थे, ज़्यादा ध्यान देते थे, कर्मचारी भी व्यक्ति प्रतिस्पर्धा के कारण ज़्यादा कार्य क्षमता दिखाते थे। लेकिन जब से बैंक राष्ट्रीयकरण हुए तो क्या हुआ? बैंकों एवं कर्मचारियों की कार्य क्षमता में गिरावट आ गई। इसके बाद बैंकों की स्वतंत्रता में भी कमी आ गई। बैंक सरकार के अधीन आ गए, बैंक कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे, वो सरकार के अधीन, जैसा सरकार बोलती थी वैसा बैंक करते थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ कि राजनीतिक हस्तक्षेप भी बढ़ गए। राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने से क्या हुआ? जैसे कर्ज माफी बोल दिया, सरकार ने बोल दिया या नेता लोगों ने बोल दिया कि हम कर्ज माफ़ करेंगे। इससे क्या हुआ? इससे
बैंकों का एनपीए बढ़ जाता है, एनपीए बढ़ जाता है और बैंकों का घाटा। एनपीए का जो है वो हम लोग इकॉनमी के अगले टर्म में देखेंगे कि क्या एनपीए होता है। इधर केवल आप समझ सकते हैं कि एनपीए में कोई भी, जैसे हमने 500 रुपये लिया, ठीक है, बैंकों से 500 रुपये लिया, तो हम कि सरकार कर्ज माफ़ी कर देती है, तो इस पे जो हमारा 10-20 जो भी ब्याज हो, ये ब्याज नहीं देना पड़ता था। क्या देना पड़ता? केवल 500 का 500 रुपये सरकार भुगतान कर देती। लेकिन जो ये 10-20 रुपये जो भी बैंक इस 500 पे ब्याज मिलता था, हम लोगों को ये ब्याज भी भुगतान करना था। लेकिन सरकार क्या करती है? सरकार कर्ज माफ़ी के दौरान केवल 500 रुपये ही भुगतान करती। ये जो 10-20 रुपये जो एनपीए है ये नहीं मिलता था। इससे एनपीए बढ़ जाता था और सरकार या बैंक घाटे में चली जाती थी। ये थी राष्ट्रीयकरण की समस्याएं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब